हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन. एम आई ऑडिबल क्लियरली? गुड मॉर्निंग. ओके. तो बेटा लास्ट लेक्चर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो केमिकल बॉन्डिंग पर हमारा हुआ था, वहां मैंने आपको शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मेथड बताई थी. हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करना, लोन पेयर है या नहीं सेंट्रल एटम पर यह चेक करना, और शेप क्या होगा उसका वो हमारे एक टेबल के फॉर्म में जो हमने समराइज किया था वहां से हम रिलेट करेंगे. और इस बात के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको असाइनमेंट सेंड कर दिए थे. सो यू गॉट इनफ टाइम. मेरे हिसाब से आपको बहुत सारा समय मिला और आपने अपना असाइनमेंट पूरा किया होगा. लेट मी नो, हैव यू डन दिस असाइनमेंट? वेरी नाइस. अब वेरी गुड, वेरी गुड. अब बेटा जब हम इसे डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैच नहीं कर रहे हो. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जो आंसर मैं बता रहा हूं, यदि आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो वह आंसर जो सही मैं बोल रहा हूं उसे आप नोट करके रख लें पहले. फिर एट द एंड सारे एग्जाम्पल्स में से यदि कहीं कोई दिक्कत होगी तो उन्हें हम चेक कर लेंगे. आपकी तरफ से यदि कुछ क्वेरी होगी तो वो मैं रेक्टिफाई करूंगा. तो पहले प्रोसेस बड़ी प्रोसेस है क्योंकि ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं. एक एक को कंफर्म करना है आपको और चेक करते जाना है कि इसका सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, लोन पेयर कितनी है, शेप क्या होगा. तीन चीजें मैं बोलूंगा. जहां सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है वहां मैं कुछ भी नहीं कहूंगा. जहां लोन पेयर है वहीं पर मैं मेंशन करूंगा. जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि मैं कैसे आपसे चेक करवा रहा हूं ये सारे ऑप्शंस को. कार्बन डाइऑक्साइड sp लीनियर इस कैटेगरी में जाना चाहिए. तो आप पहले ये सारे केस कंफर्म करते चलिए. SO2 sp2 वन लोन पेयर बेंट स्ट्रक्चर, ये आपका कंक्लूजन आना चाहिए. तो ऐसा आप चेक करते जाइए और यदि कहीं आपका मैच नहीं कर रहा है आंसर तो जो मैं बोल रहा हूं वो वाला आंसर आप नोट करके रख लीजिए पहले. फिर अपनी गलती को आप चेक करिएगा कि आपने कहां गलती की है. मेथड बड़ी बड़ी ही सिंपल है क्योंकि यहां पर सिर्फ एक जानकारी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इससे आपने आंसर अपना निकाल लिया है. तो चलिए कंफर्म करते हैं. आई रिपीट, मैं फिर से बिगिनिंग से बता रहा हूं आपको सारे आंसर्स. ध्यान से सुनिए, कंफर्म करिए, कॉपी में नोट कर लीजिए. नोटेड है तो चेक कर लीजिए, गलत है तो कंफर्म कर लीजिए, उसको नोट करके रखिए. CO2 sp लीनियर, SO2 sp2 वन लोन पेयर बेंट, SO3 sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, BF3 सेम एज SO3 मतलब sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, BeCl2 sp लीनियर. CH4 से लगाकर 4 एग्जाम्पल आगे सभी sp3 टेट्राहेड्रल के केसेस हैं. CH4, CH3Cl, CH2Cl2 और CHCl3, चारों में सेम रिजल्ट, sp3 टेट्राहेड्रल. अमोनिया यानी NH3 sp3 वन लोन पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल, H2O sp3 टू लोन पेयर्स बेंट मॉलिक्यूल होता है वाटर का. लास्ट इस रो में लास्ट है SiF4, ये आएगा sp3 टेट्राहेड्रल. इसके बाद थर्ड रो स्टार्ट करते हैं NF3 और PCl3, दोनों में सेम रिजल्ट है इसलिए साथ में बोल रहा हूं. sp3 वन लोन पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल, sp3 वन लोन पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल, दोनों NF3 और PCl3 दोनों का सेम रिजल्ट. PCl5 sp3d ट्राइगोनल बायपिरामिडल, TBP बोलते हैं हम जिसे, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, sp3d ट्राइगोनल बायपिरामिडल. बेटा इसका फॉर्मूला आपको गलत पहुंचा था, प्रिंटिंग एरर था वहां पर,
और सही है SOCl2, शायद SO2Cl करके लिखा हुआ है, सो करेक्ट इट, ये SOCl2 होना चाहिए। देयर इज नथिंग लाइक SO2Cl और SOCl2 is the right formula. Now check this one. Obviously अब फॉर्मूला मैंने चेंज करवाया है तो आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा, तो लिख कर रख लीजिए sp3 वन लोन पेयर पिरामिडल आएगा, ये ट्राइगोनल पिरामिडल। कैलकुलेशन वगैरह देखते रहना आप लोग। SO2Cl2 sp3 टेट्राहेड्रल, sp3 टेट्राहेड्रल, POCl3 अगेन सेम sp3 टेट्राहेड्रल। आगे बढ़ते हैं, SF4 इंपॉर्टेंट एग्जांपल, sp3d वन लोन पेयर सीसॉ शेप्ड। बेटा यदि आप हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर तक पहुंच रहे हैं अभी, तब आप अपनी टेबल की हेल्प लेकर भी कर सकते हैं। अभी याद नहीं हुआ हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर रिपीटेडली जैसे आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां निकाले 5, फिर डिफरेंस ले लिया कि 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 4 बॉन्डेड एटम है, मतलब एक लोन पेयर है। अब हमारी कैटेगरी चेक कर ली कि sp3d में जब एक लोन पेयर आती है तो क्या होता है, तो आप रिपीटेडली जब देखेंगे तो अपने आप वो कोई डिफिकल्ट नहीं है याद रखना कि कौन सी कैटेगरी में क्या होता है, और आपके माइंड में शेप्स के इमेजिनेशन प्रॉपर होंगे कि जैसे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्या है, लोन पेयर रखनी है तो हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखनी है, तो अब रिजल्ट क्या निकलेगा शेप का, इट्स इजी। SF4 में रिपीट करता हूं, sp3d वन लोन पेयर सीसॉ शेप्ड। SF6 sp3d2 octahedral, ICl3 sp3d टू लोन पेयर्स T shaped। ये रिजल्ट आना चाहिए आपका। BRF5 sp3d2 वन लोन पेयर स्क्वायर पिरामिडल। IF7 sp3d3 पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। TeCl4 SF4 की तरह कंक्लूजन आ रहा है, sp3d वन लोन पेयर सीसॉ शेप्ड। टेल्यूरियम ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है बेटा, तो जितने ऑक्सीजन में या जितने सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही टेल्यूरियम में भी होते हैं। इस मेथड का यही फायदा है कि टेल्यूरियम का यदि हम एटॉमिक नंबर पूरा कॉन्फ़िगरेशन ना भी लिखें, नहीं भी जानते हैं, तो हमें यह पता है कि ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर होता है टेल्यूरियम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही जितने ऑक्सीजन में है, तो ऐसा करके कैलकुलेशन इजी हो जाते हैं। XCF2 बेटा जेनॉन के कंपाउंड्स अभी अभी कुछ प्रीवियस 2 डिकेड्स में ये सिंथेसाइज हुए और डिस्कवर हुए हैं, तो इन पर जेई में क्वेश्चंस काफी ट्रेंडिंग रहे हैं। पिछले 15-20 साल में जितने भी जेई में क्वेश्चंस आए हैं उसमें बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस में जेनॉन के कंपाउंड्स पर बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस ट्रेंडिंग रहे हैं, तो आपको सारे केसेस अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देना है। XCF2 में आपका रिजल्ट चेक करिए, sp3d 3 लोन पेयर्स लीनियर, ये आंसर आएगा sp3d 3 लोन पेयर्स लीनियर। नेक्स्ट टू दैट XCF4 में आएगा sp3d2 2 लोन पेयर्स स्क्वायर प्लेनर। XCF4 में फिर से बोलता हूं, sp3d2 2 लोन पेयर्स स्क्वायर प्लेनर। XCF6 देखेंगे, sp3d3 वन लोन पेयर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। sp3d3 में वन लोन पेयर वाला केस आपके पास नोटेड है, चेक करें, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल मेंशन किया हुआ है हमने। फिर ये कुछ जेनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड्स कंटिन्यू करते हैं। XCOF2 में जेनॉन sp3d हाइब्रिड है, XCOF2 sp3d 2 लोन पेयर आएंगी, टी शेप्ड होगा XCOF2 2 लोन पेयर्स टी शेप्ड। देन XCO2F2
XeO2F2, इसमें आएगा sp3d, वन लोन पेयर, seesaw shaped, sp3d, वन लोन पेयर, seesaw shaped. XeOF4 में आएगा sp3d2, वन लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिडल, sp3d2, वन लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिडल. ये XeOF4 का कहा मैंने बेटा. इसके बाद ओजोन. यहां एक छोटी सी बात समझने वाली है. ओजोन में ऑक्सीजन 3 है बेटा. हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किसके लिए निकालते हैं? रिकॉल करिए, सेंट्रल एटम के लिए. तो ओजोन के फॉर्मूला O3 में एक सेंट्रल ऑक्सीजन है और 2 बॉन्डेड ऑक्सीजन होंगे बेटा. हमने हाइब्रिडाइज्ड sp2 निकाला ऑक्सीजन. कौन सा हो गया वो? सेंट्रल वाला. और बॉन्डेड कितने आएंगे? 2. तो डिफरेंस 1 का, मतलब सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है. सो आई रिपीट, आपका इसमें आंसर आना था sp2 वन लोन पेयर बेंट स्ट्रक्चर. sp2 वन लोन पेयर बेंट स्ट्रक्चर. आगे बढ़ाते हैं. ASF5 sp3d ट्राइगोनल बायपिरामिडल. SbCl3. इनफैक्ट SbCl3 और XeO3 सेम आएंगे तो मैं साथ में बोल देता हूं, ये दोनों कंसेक्यूटिव. sp3 वन लोन पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल. आई रिपीट, SbCl3 और XeO3 इन दोनों में आएगा सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिड, वन लोन पेयर, ट्राइगोनल पिरामिडल. आगे बढ़ते हैं. SOF4 आएगा sp3d ट्राइगोनल बायपिरामिडल. ट्राइगोनल बायपिरामिडल. ClO2 पॉजिटिव. यहां आएगा sp2 वन लोन पेयर बेंट स्ट्रक्चर. ClO2 नेगेटिव, sp3 2 लोन पेयर्स बेंट स्ट्रक्चर. बेंट शेप आएगा. ICl2 पॉजिटिव, अगेन sp3 2 लोन पेयर्स बेंट स्ट्रक्चर. ये दोनों का सेम कंक्लूजन है, लेकिन ICl2 नेगेटिव. यहां पर आएगा sp3d 3 लोन पेयर्स लीनियर. चेक करिए आंसर्स, मैच कर रहे हैं ना? गुड. जहां कहीं इक्का दुक्का एग्जाम्पल में हो सकता है दिक्कतें होंगी, तो आप कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में गलती हो जाती है. बाकी कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है. कंफर्म कर लेना, कहीं दिक्कत होगी तो हम डिस्कस करेंगे. H3O प्लस sp3 2 लोन पेयर्स, सॉरी 1 लोन पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल. मैंने H3O प्लस का बोला है, फिर से सुन लो. sp3 1 लोन पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल. इसके बाद लगातार ये दोनों, जिसको सल्फेट और फॉस्फेट आयन बोलेंगे हम, इसमें आएगा आंसर अपना sp3 टेट्राहेड्रल. दोनों सल्फेट फॉस्फेट, sp3 टेट्राहेड्रल. वेरी नाइस. आगे बढ़ते हैं. कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मेरे अभी तक के सारे सही है. कोई बोल रहा है यस मेरे अभी तक के सभी मैक्सिमम सही हैं. किसी ने ऐसा भी मेंशन किया है. और कहीं एक आध किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आंसर मैंने कहा पहले आप नोट करके रख लो, अपनी गलती चेक करना, ठीक है ना. यदि 1 या 2 मिस्टेक्स हैं तो कोई खास बात नहीं है, आपने कुछ ना कुछ गलती की होगी, तो उस आंसर को एक बार रिव्यू जरूर करिएगा आप. SiF6 डाइनेगेटिव में बेटा आएगा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल. sp3d2 ऑक्टाहेड्रल. फिर BF4 नेगेटिव में आएगा sp3 टेट्राहेड्रल. सेम फॉर ClO4 नेगेटिव, sp3 टेट्राहेड्रल. फिर ClO3 नेगेटिव, यहां आएगा sp3 1 लोन पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल. ClO2 नेगेटिव रिपीट हुआ, पहले भी आ चुका है.
sp3 2 lone pairs bent, sp3 2 lone pairs bent, CH3 नेगेटिव आएगा, sp3 1 लोन पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। I3 नेगेटिव, इंपॉर्टेंट केस, I3 नेगेटिव, बहुत ध्यान से सुनना। I3 नेगेटिव में हमने sp3d निकाला है ना। अब किसके लिए निकाला हाइब्रिडाइजेशन बेटा? फिर ओजोन जैसी स्थिति आ गई, 3 आयोडीन है ना फॉर्मूला में, तो ऑब्वियसली एक बीच में है, 2 उसके आसपास होंगे बॉन्डेड। तो हमने हाइब्रिड स्टेट किसकी निकालनी है? सेंट्रल एटम की निकालनी होती है। तो यहां पर 3 में से 1 आयोडीन सेंट्रल है, तो बॉन्डेड कितने हुए? 2 बचे हुए बॉन्डेड माने जाएंगे। तो लोन पेयर कितनी आएगी बेटा? 3। तो sp3d में 3 लोन पेयर आने पर शेप लीनियर होता है। I3 नेगेटिव आयन लीनियर है, राइट। आगे बढ़ते हैं। N3 नेगेटिव में भी केस वैसा ही, इसमें आपने sp आंसर निकाला होगा, और sp का मतलब सेंट्रल एटम, यहां पर sp हाइब्रिड है, 3 नाइट्रोजन में 1 सेंट्रल है, 2 बॉन्डेड है। पैटर्न समझ में आ गया होगा। ओजोन I3 नेगेटिव N3 नेगेटिव सब में एक ही बात कही मैंने कि जो 3 एटम दिख रहे हैं फॉर्मूला में, इसमें एक बीच में है और 2 बॉन्डेड एटम्स हैं। तो हम बीच वाले एटम को, मतलब सेंट्रल एटम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नंबर निकालते हैं, उस पे लोन पेयर देखते हैं और फिर शेप तय कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। XeO4 डाई नेगेटिव में बेटा आना चाहिए था sp3d, चेक करना, sp3d 1 लोन पेयर, सीसॉ शेप्ड आएगा। और XeO6 -4 चार्ज वाले आयन में sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, ये आंसर होना चाहिए आपका, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। XeF5 पॉजिटिव देखिए, sp3d2 1 लोन पेयर स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर मतलब 4 एटम एक ही प्लेन में, और पिरामिडल मतलब एक उसके परपेंडिकुलर। तो sp3d2 1 लोन पेयर स्क्वायर पिरामिडल आपका आंसर आएगा XeF5 पॉजिटिव का। इंटरेस्टिंग अगला एग्जांपल ध्यान से देखिए। XeF5 नेगेटिव में आपका आंसर आना था sp3d3, और 2 लोन पेयर आएगी, और पेंटागोनल प्लेनर होगा ये स्ट्रक्चर, पेंटागोनल प्लेनर, राइट। इसके बाद NO2 नेगेटिव, sp2 1 लोन पेयर बेंट, NO2 पॉजिटिव, sp लीनियर, NO3 नेगेटिव, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, NH4 प्लस, sp3 टेट्राहेड्रल, CO3 -2, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, और लास्ट वाला सल्फाइड आयन बोलते हैं इसे, sp3 1 लोन पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल। ये फाइनली मैंने आपको आंसर्स बताए। अब मुझे सबसे पहले वो स्टूडेंट्स प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करें जिनके सभी सही हुए। सुहानी बहुत अच्छे बेटा, ऑल करेक्ट, अच्छा अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमारे सही हुए। चलिए बेटा, ये बहुत अच्छी बात है। किसी ने बोला एक गलत हुआ मेरा सिर्फ, कोई बात नहीं, आप अपनी मिस्टेक को जरा एनालाइज करिए कि कहां हो गई। किसी ने कहा है 2 गलत हुए, 3 गलत हुए, 5 गलत हुए, कोई बात नहीं बेटा, 3 4 5 गलत तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्दर जो मैंने आपको आंसर बताए हैं उनको एक बार एनालाइज कर लो बेटा, एक बार चेक करो आपकी गलती कहां हुई, खुद से निकालो। यस, बेटा राहुल, टॉपिक हमेशा बताया ही जा रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। अब जैसे वीबीटी चल रही है अभी, तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है,
इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा बॉन्ड पैरामीटर्स। अर्जुन शाह आप बोल रहे हैं डाउट इन SO2. SiO2 is not listed here. SiO2 is having a network structure. It is not listed here. मैं आपको बॉन्डिंग के स्पेशल केसेस में बताऊंगा बेटा। ऋतुराज बोल रहे हैं कि XeOF4 में रिपीट करूं। मैंने रिजल्ट बोला था sp3d2 XeOF4 का 1 लोन पेयर, तो स्क्वायर पिरामिडल शेप बनेगा इसका। ओके, आगे बढ़ेंगे बेटा। Rahul, I told you already that this will come later on. It has a network structure. I am telling you it is a network structure. Polymeric network बनता है इसमें, जो आप एग्जाम्पल पूछ रहे हैं बेटा। I have already mentioned all the examples. यदि किसी ने कुछ मिस किया है तो I request you कि अब आप लेक्चर रिकॉर्डिंग देखिएगा और वहां से आंसर अपना कंफर्म करिएगा। जिनके जो भी कुछ थोड़े बहुत गलत हो रहे हैं, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, 5 तक, वो प्लीज अपना एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक करें। जो आंसर मैंने आपको बताया है दैट इज फुल एंड फाइनल, वो बिल्कुल सही है। आप अपनी गलती पहले निकालें, नहीं बनता है तो उसको हम कंफर्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर निश्चित ही आपसे बन जाएगा जब आप कोशिश करेंगे कि मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन सही लिया नहीं, कैलकुलेशन सही किया या नहीं। क्योंकि हमारी मेथड सिर्फ एक जानकारी से हम हाइब्रिडाइजेशन तक पहुंच जाते हैं, दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपने बस वहीं पर कहीं गलती की हो तो, और फिर डिवीजन में 8 से या 2 से ही तो डिवाइड करना था आपको और आंसर आ जाएगा, राइट। तो बेटा ये फर्स्ट लेवल अपना क्वेश्चन के डिस्कशन का कंप्लीट हुआ। नाउ यू हैव वन मोर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चंस और हैं जो हमें अभी डिस्कस करने हैं। अब आप टाइप ऑफ क्वेश्चन सुनिए, जेई लेवल पर आपको कैसे क्वेश्चन फेस करना होंगे, आएंगे क्या क्या क्वेश्चन। तो लेवल 1 जो अभी हमने कवर अप किया, ये आपको इसमें से ढेर सारी चीजें पूछी जा सकती है। कोई भी 4 ऑप्शन निकाल के पूछ लिया कि बताइए सेंट्रल एटम पर लोन पेयर किसमें नहीं है, बताइए इनमें से टेट्राहेड्रल कौन कौन है, इनमें से sp2 हाइब्रिड कौन कौन है, कहां पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, कहां पर सेंट्रल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल में s% 20% होगा। अब s% 20% कब आएगा, sp3d में आएगा बेटा, s% 20%। कैसे, 5 ऑर्बिटल है ना, और s उन 5 में एक है, sp3d नंबर ऑफ ऑर्बिटल ही तो होते हैं ये। तो इस टाइप के तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहला लेवल मानेंगे हम, कि सबसे पहले इन्हीं में से कुछ भी 4 ऑप्शन सिलेक्ट किए, लोन पेयर पूछ लिया, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया आपसे, या परसेंटेज एस कैरेक्टर वाली बात कर ली, किसी भी टाइप के। उसके बाद और क्या, तो उसके बाद जो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए थे, ये भी बड़े कॉमन पैटर्न है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट कई सारी चीजें इसमें प्रीवियस ईयर में आई हुई है, जैसे ये 3 जेनॉन के कंपाउंड्स में लोन पेयर ऑन जेनॉन। बेटा केयरफुल रहना, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम और टोटल लोन पेयर दोनों लैंग्वेज में अंतर है। पहले भी मैं बता चुका हूं कि अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो वो टोटल लोन पेयर्स पूछने लगे हैं ज्यादातर केस में। बाकी हम जब शेप निकाल रहे थे तो हम सिर्फ सेंट्रल एटम पे फोकस्ड हैं।
जैसे ये वाला पहला कंपैरिजन, ये भी पुराना जेई का क्वेश्चन है, तब उन्होंने ज़ेनॉन की लोन पेयर पूछी थी और आपका सही आंसर, इसमें मैं पहले लोन पेयर बता दूं तो XCF6 में आएगी 1, XCF4 में आएगी 2, XCF2 में आएगी 3। डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है तो जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, जस्ट अपोजिट 3, 2, 1 लोन पेयर ज़ेनॉन पर। सेकंड देखते हैं, परसेंटेज एज कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। ये सारे एग्जाम्पल आप उधर कर ही चुके हो। ClF3 sp3d 20% एस कैरेक्टर, BF3 sp2 33.33% एस कैरेक्टर, NF3 sp3 25% एस कैरेक्टर। सो व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट? परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो आंसर आएगा BF3, NF3, ClF3। व्हाट डू यू से? आंसर मैच किया आप लोगों का? यस, वेरी नाइस। बेटा प्लीज ये जो चैट बॉक्स में आप लोग ये टॉपिक कब खत्म होगा, अगला टॉपिक क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल ना डालें, ठीक है? आई डोंट सी दीज क्वेश्चंस और इवन इफ आई सी आई डोंट रिप्लाई, सो इट्स ऑफ नो यूज। आप पढ़ते जाइए, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर कि कौन से टॉपिक को कितना समय देना है, कितने लेक्चर में खत्म होगा, राइट? आपको फोकस करना है पढ़ने पर। अब आप रिपीटेडली, कई स्टूडेंट्स इसी बात में लगे रहते हैं कि मेरी बात सुनी ही नहीं जा रही है, तो बेटा जब मैं कैमरा फेस कर रहा हूं ना, तब मैं चैट बॉक्स नहीं देख रहा हूं, मुझे बस ये पता लग रहा है कि कोई लगातार वहां पर कुछ मैसेज डाल रहा है, विच इज ऑफ नो यूज। आई एम इग्नोरिंग दैट, क्योंकि मैं फोकस्ड हूं उन स्टूडेंट्स पर जो मेरी बातों पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स कि ये लेक्चर, ये टॉपिक कब खत्म होगा, कितने लेक्चर में ये होगा, कब ये पढ़ाएंगे आप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स? पे अटेंशन ऑन व्हाट has been going on, what is being going on, pay attention over it। बेटा नेक्स्ट केस देखो, रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स यहां पर देखना है, तो आपको इनके स्ट्रक्चर पे जाना होगा। तीनों ज़ेनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड्स हैं जिन पर हमें ये बात बतानी है, तो जरा चेक करिएगा। अपना एक एग्जांपल XeOF2 है, एक XeO2F2 है और एक एग्जाम्पल XeOF4 भी है इस लिस्ट में। तो पहले तो मैं आपको इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी एक बात और इंटरेस्टिंग है वो बता दूं। जैसे बेटा पहले वाले में अपना रिजल्ट था sp3d, इस पर आई थी 2 लोन पेयर और 2 लोन पेयर आने से इसका शेप टी शेप्ड था। अब मैं आपको ये बात वैसे पहले बता चुका हूं कि जब sp3d में लोन पेयर रखनी हो तो इनकी पोजीशन रखनी है इक्वेटोरियल, और यदि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स यहां जुड़े हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जाएंगे एक्सियल पोजीशन पे। तो जरा इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देख लो। मैंने अभी अभी आपसे कहा भी था कि क्वेश्चंस ट्रेंडिंग है। अगेन sp3d 1 लोन पेयर, ज़ेनॉन के कंपाउंड्स पे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। ये सी सॉ शेप्ड है और इधर ज़ेनॉन। इस बार फिर से मैंने एक लोन पेयर को एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा, दोनों बॉन्डेड ऑक्सीजन इक्वेटोरियल पे आएंगे और दोनों फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे आएंगे। ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है बेटा। नाउ बीइंग अ डाइवेलेंट एटम, ये डबल बॉन्ड बनाएगा ज़ेनॉन के साथ। सो दिस इज द कंडीशन। एक बात और, यहां पर बॉन्डेड एटम के बारे में तो कुछ नहीं पूछा है, बट वी हैव टू बी केयरफुल। कई बार टोटल लोन पेयर आएंगी ना बेटा, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। सेंट्रल एटम की लोन पेयर और टोटल लोन पेयर, इस बात में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। ये स्ट्रक्चर होगा। XeOF4 में हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 एक लोन पेयर है और ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। यहां पर डबल बॉन्डेड O है, एक 4 फ्लोरीन है
और जेनॉन के पास एक लोन पेयर है जो इस तरह से प्लेस्ड होगी। खैर, अभी तो हमारा क्वेश्चन ही अलग था, हमें यहां पर सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो निकालना था। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड का यदि हम रेशियो देखें इन सभी में, तो इन द फर्स्ट केस वी हैव 3 सिग्मा 1 पाई। ठीक है, सिग्मा और पाई का रेशियो देखना है। इधर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। इधर पे 5 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। बस रेशियो आ गया बेटा। 4/2 दैट इज 2/1। तो यहां पर सबसे कम सबसे ज्यादा से शुरू करना है ना, तो XeOF4 आ जाएगा, फिर XeOF2 आ जाएगा और फिर XeO2F2 आ जाएगा। स्ट्रक्चर्स को चेक कर लीजिए, इसमें करेक्ट है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, आगे बढ़ेंगे। लेट अस कम बैक टू द कंपैरिजन। क्वेश्चन में और क्या है देखते हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? डायरेक्ट अपना जो कैलकुलेशन है उससे आंसर आ जाता है। sp3, sp3d और sp3d2 बढ़ रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3 मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, sp3d मतलब 5 और sp3d2 मतलब 6। If we need decreasing order, then the order will be exactly opposite of what has been given in the question. Now, maximum number of atoms in a plane. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है बेटा। ये प्रीवियस ईयर्स में ट्रेंडिंग भी रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन जेई में। यहां पर हम 3 मॉलिक्यूल हैं, इनको देखते हैं, ClF3, SF6 और SiCl4। ClF3, SF6 और SiCl4। बेटा तीनों के मैं स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा, पहले इनको देख लो। जो आपने पहले कंक्लूजन निकाले ना, मैं वही चीज सबसे पहले लिख रहा हूं। इसमें आपका कंक्लूजन आया sp3d, 2 लोन पेयर्स, टी शेप्ड होता है ये। इसमें आपका कंक्लूजन है sp3d2, ध्यान देना, और लोन पेयर नहीं है यहां पर, 0 लोन पेयर, ऑक्टाहेड्रल। और SiCl4 में भी sp3 लेकिन कोई लोन पेयर नहीं है, और ये टेट्राहेड्रल है। बहुत खास बात, ध्यान देना बेटा। आई एम ड्रॉइंग टी शेप, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में ड्रॉ करता हूं, तो आप केयरफुली देखिएगा। ये ClF3 में 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गई क्लोरीन के पास लोन पेयर, और ये 3 फ्लोरीन बॉन्डेड है क्लोरीन के साथ। SF6 में 4 फ्लोरीन एक प्लेन में है, एक ऊपर एक नीचे है प्लेन के, और SiCl4 टेट्राहेड्रल है। मतलब आपको मैंने बताया था टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होती है। सेंट्रल एटम के 2 ऐसे नीचे की तरफ आगे वहां है, एक एटम इस तरफ होता है पीछे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, टेट्राहेड्रॉन। सेंट्रल एटम है, एक नीचे इस तरफ, एक नीचे इस तरफ, एक नीचे इस तरफ, और एक ऊपर की तरफ। ये टेट्राहेड्रल है। ये सब इमेजिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अपना क्वेश्चन अच्छा है, जहां पूछा है कि मैक्सिमम एटम्स एक ही प्लेन में कितने आ सकते हैं। तो बेटा जरा केयरफुली देखो, अब मैं यहां पर मार्किंग करता हूं। ये टी शेप है, तो पूरा टी शेप में आने वाले सारे एटम्स एक ही प्लेन में आ जाएंगे। टी शेप में आने वाले सारे एटम्स एक ही प्लेन में होंगे। सारे एटम्स एक प्लेन में, मतलब आंसर आ गया 4। SF6 इसमें बेटा ये होगा कि क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रॉन है, तो ये वाले सारे एटम्स एक ही प्लेन में आ जाएंगे। ये उस प्लेन के ऊपर है, ये इस प्लेन के नीचे है। तो सही आंसर कितना हुआ, कितने एटम्स आ रहे हैं एक ही प्लेन में? इस बार आंसर 5 है, 4 फ्लोरीन और 1 सल्फर।
तो 5 एटम एक ही प्लेन में है। टेट्राहेड्रॉन जब आप देखोगे, ये बोर्ड पे प्लेनर दिख रहा है, ये प्लेनर नहीं है। टेट्राहेड्रॉन मैंने समझाया आपको, बोर्ड के प्लेन वाला केस नहीं है। यदि आप बोर्ड के हिसाब से सोचो तो सिलिकॉन के साथ 2 क्लोरीन को आप बोर्ड के प्लेन में मान लो, एक क्लोरीन पीछे है और एक क्लोरीन बाहर की ओर निकला हुआ है, जैसे वेज डैश रिप्रेजेंटेशन से भी हम बताते हैं। तो यहां पर 2 क्लोरीन और एक सिलिकॉन, ज्यादा से ज्यादा इतने एटम्स को आप एक ही प्लेन में ले सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर मैक्सिमम एटम्स प्रेजेंट इन अ प्लेन कम्स टू बी 3, 4, 5 और 3। ये वैल्यूज है अपने आंसर में मैक्सिमम एटम्स इन अ प्लेन को लेकर जो क्वेश्चन था, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन, और आपको उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना था। तो SF6, ClF3 और SiCl4 ये ऑर्डर बन जाएगा। कुड यू अंडरस्टैंड दिस? इजी गोइंग है, वेरी नाइस। जिनके सही हुए बहुत अच्छी बात है, पर जिनके नहीं हुए घबराए नहीं, कोशिश करें कि ये कहां से कैसे हुआ। मैंने बहुत क्लियरली बताया है, एक बार और ये स्ट्रक्चर्स को चेक कर लो, ब्लू वाला रीजन देख लो कि यहां मैंने कितने एटम्स को उसी प्लेन में लिया है, राइट? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट लीनियर? सभी के शेप आप उधर निकाल चुके हैं, अपनी लिस्ट में ऑलमोस्ट सभी थे। कुछ नहीं आया तो उसको एक बार निकाल के चेक कर लो, जैसे SnCl2 अपनी लिस्ट में नहीं था, यह आएगा sp2 1 लोन पेयर बेंट, sp2 1 लोन पेयर बेंट, चेक कर लीजिएगा। अब पूछा है लीनियर कौन नहीं है, फाइनल रिजल्ट सुनना बेटा। CO2 लीनियर है, SO2 बेंट होता है, बेंट मतलब लीनियर नहीं, ओजोन बेंट होता है मतलब लीनियर नहीं, H2O बेंट होता है मतलब लीनियर नहीं, BeCl2 लीनियर होता है। आप अपनी लिस्ट चेक करें, OF2 बेंट स्ट्रक्चर आएगा, HCF2 लीनियर आएगा और SnCl2 फिर से बेंट स्ट्रक्चर आएगा। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हमें यहां पर दिख रहे हैं, दे आर ऑल ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स, 3 एटम वाले मॉलिक्यूल हैं, पर इसमें कुछ लीनियर हैं, कुछ बेंट स्ट्रक्चर वाले हैं। तो मैं नॉट लीनियर वाले फिर से बताता हूं, एक SO2, दूसरा ओजोन, तीसरा वाटर, चौथा OF2 और पांचवा SnCl2। द करेक्ट आंसर इज 5। कौन से 5? ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, अब बेटा ये क्वेश्चन में और एक अच्छा ट्विस्ट है। आप शेप्स यदि सारे समझ चुके, सो द पॉइंट इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्लेनर। देखिए जेई लेवल पर इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वी डोंट हैव एनी दोस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स जो फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे मोल वगैरह में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने सॉल्व किए। यहां जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे ना, उनका तरीका ऐसा ही होता है जैसा हम अभी सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, या फोर्थ है या इवन फिफ्थ है। ये सारे क्वेश्चन जैसे इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 0 से 9 के बीच में कोई वैल्यू होती है, तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बड़े कॉमन होते हैं। चलिए तो समझते हैं बेटा, यहां पर प्लेनर की बात हो रही है। ClF3 is T-shaped and T-shape is a planar shape। प्लेनर का मतलब सारे एटम का प्लेन एक ही होना चाहिए, तो टी शेप प्लेन में आएगा ना बेटा, ये पूरा एक ही प्लेन है, सेंट्रल एटम, उससे 2 बॉन्डेड एटम और एक नीचे एटम, तो टी शेप प्लेनर हुआ। BCl3 ट्राइगोनल प्लेनर है, HCF4 स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर तो नाम से ही प्लेनर है, मतलब सारे एटम्स एक ही प्लेन में है। PCl3 पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल, तो ये प्लेनर में नहीं जाएगा। SO3 ट्राइगोनल प्लेनर है। वाटर बेंट है, तो बेंट शेप को प्लेन में लोगे या नहीं? बेंट मतलब ऐसा, यस, द 3 एटम्स आर इन अ प्लेन। TeCl4 सीसॉ शेप्ड है, मतलब ये नॉट प्लेनर वाली कैटेगरी में जाएगा। सीसॉ में सेंट्रल एटम है, एक एटम ऐसा आगे नीचे की तरफ, एक ऐसा नीचे
और दो एटम ऐसे होते हैं, सो दे आर नॉट लाइंग इन अ प्लेन, देयरफॉर द नॉन प्लेनर इन दिस लिस्ट आर PCl3 एंड TeCl4। PCl3 और TeCl4 है बेटा, दो केवल जो प्लेनर नहीं है। हो सकता है आपका आंसर इसमें सही नहीं हुआ हो, पर घबराने की बात नहीं, कॉन्सेप्ट सीख लो बस। शेप निकालना आ गया, अब हम उसके आगे बढ़ चुके, इसके आगे कोई क्वेश्चन कैसे पूछता है हमसे। ओके फाइन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि इसमें लोन पेयर नहीं वाले केसेस कौन कौन से। एक SF6 आएगा, एक SF6 आएगा, SbF5 आएगा दूसरा, CO2 आएगा थर्ड, और बस तीन ही है जिनमें सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है। यस, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है। तीन एग्जांपल, आई रिपीट, SF6, SbF5 और CO2, तीन एग्जांपल है जिसमें सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है, बाकी सब में आएगी। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम। OF2 yes, water yes, HCF4 no, CO2 no, अमोनिया yes, तीन हो गए अभी तक, SbCl3 yes, NCl3 yes, and SO3 no। पांच एग्जाम्पल। sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम, आई रिपीट, OF2, वाटर, अमोनिया, SbCl3 और NCl3, 5 they have sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम। अब बेटा ये आ गई है चीजें एप्लीकेशन। पिछले दो लेक्चर्स में हो सकता है हम थोड़े से पजल्ड हो जा रहे थे कि किस तरह से ये सब यूज होगा, ये क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग का क्या मतलब। तो वो केवल फंडामेंटल्स थे। सिग्मा बॉन्ड बनता है एक्सिस पे ओवरलैपिंग से, पाई बॉन्ड बनता है एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग से, फिर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, मिक्सिंग का क्या मतलब है, नए ऑर्बिटल जो बनते हैं वो सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं, ये सब बातें चल रही थी। बट फाइनली जब क्वेश्चन की बात आती है तो ये क्वेश्चंस इस टाइप का पैटर्न है जो आप फेस करेंगे। सो यू मस्ट बी कंफर्टेबल इन सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। ये अभी फर्स्ट लेवल एप्लीकेशन हो गया जब आपने शेप निकालना सीखा एंड अकॉर्डिंगली आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कहां पर कैसे आंसर देना है इस टाइप के क्वेश्चन के। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क अप टिल नाउ? CCl4 molecule has 3 maximum atoms lying in one plane, not more than that. Okay. बिल्कुल मॉड्यूल के क्वेश्चन आप मॉड्यूल खोल के देखेंगे बेटा, तो सीक्वेंस जो चल रहा है वो बिल्कुल परफेक्टली मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। आई एम फॉलोइंग ऑल द थिंग्स जो मॉड्यूल में गिवन है। तो आप अपने टॉपिक का लेवल देख सकते हैं कि कहां तक टॉपिक हुआ है, उतने आप बिगनर्स बॉक्स से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप अभी तक टोटल 4 बिगनर्स बॉक्स के लेवल तक का टॉपिक पढ़ चुके हैं, उतने आपके हो भी जाना चाहिए। ठीक है, आफ्टर दिस मैं बिगनर्स बॉक्सेस के सॉल्यूशन पिछले 2 बिगनर्स बॉक्स के ऑलरेडी आपको सेंड कर चुका हूं। इन अ सिमिलर वे आई विल सेंड यू द सॉल्यूशंस रिलेटेड टू द नेक्स्ट बिगनर्स बॉक्सेस जो आपका टारगेट बनते जा रहे हैं ग्रेजुअली। तो जिनकी ये क्वेरी है ना कि आगे और क्या आएगा, कितने लेक्चर में खत्म होगा, वो सिर्फ अंदाजा लगाएं, मॉड्यूल खोल के देखें बेटा थोड़ा कि टॉपिक कितना है और अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या बचा हुआ है। राइट, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा। अभी हम टॉपिक में आगे बढ़कर बॉन्ड पैरामीटर्स शुरू करने वाले हैं, पर मैं एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, चूंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नंबर कैलकुलेशन की बात अभी हुई है
और हम शेप्स वगैरह निकालना सीख चुके हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस भी अब हमसे बन रहे हैं। तो एक बात ध्यान से सुनो, जहां मोर देन वन सेंट्रल एटम होंगे वहां हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने की ये मेथड काम में नहीं आएगी। सुनिए मैंने क्या कहा, जहां मोर देन वन सेंट्रल एटम होंगे और आपको हर एटम का अलग अलग हाइब्रिड स्टेट चेक करना है, तो वहां ये मेथड काम में नहीं आएगी। वहां क्या करना है, सिंपल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ इट्स बॉन्डेड एटम्स प्लस नंबर ऑफ इट्स लोन पेयर्स। अब कार्बन कंपाउंड में तो वैसे भी आप पहचान ही लेते हैं, वहां पर भी ये मेथड लगा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक सेंट्रल एटम वाले पर भी ये मेथड अप्लाई हो जाएगी, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिटेल्स पता होने चाहिए, तब जाकर आप हाइब्रिडाइजेशन बता पाते हैं। इसलिए एक सेंट्रल एटम में वही प्रेफर करिए तो बेहतर होगा। अब इसको यूज कैसे करना है, मैं दो एग्जांपल आपको बता देता हूं तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे इसके एप्लीकेशन में भी। ये देखें बेटा, अभी ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा, इसमें हम कार्बन को हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कौन सी है ये देखने के लिए पुराना तरीका भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। पुराना तरीका था 4 सिग्मा बॉन्ड कार्बन ने बनाए तो sp3, 3 सिग्मा 1 पाए तो sp2, 2 सिग्मा 2 पाए तो sp। अभी इसको भी फॉलो करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम रिजल्ट आने वाला है। तो बेटा पहला वाला एक कार्बन देखते हैं, ये आएगा sp2। पुराने तरीके से 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है मतलब sp2, 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है मतलब sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड ही है मतलब sp3। या नया तरीका जो सामने दिख रहा है ये यूज करें तो भी बात वही है। इस कार्बन के पास लोन पेयर तो नहीं है, पर इससे जुड़ने वाले आइटम कितने हैं, 3 मतलब sp2। सेम फॉर दिस कार्बन, इस कार्बन के पास भी लोन पेयर नहीं है, पर इससे जुड़ने वाले कितने हैं, 4 बॉन्डेड आइटम तो sp3। नाइट्रोजन आप चेक करके बताओ मुझे, फॉर्मूला यूज करो और जल्दी से बता दो। sp3 आएगा बेटा। बॉन्डेड एटम कितने हैं, 2 और 1 3, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन और लोन पेयर 1, सो वी हैव टोटल 4 मतलब sp3। आइए एक एग्जांपल और लिख लेते हैं जिससे ऐसे कोई मॉलिक्यूल आ जाए तो आप कंफर्टेबली आंसर दे पाएंगे बेटा इनका। इस बार कार्बन भी बताओ और नाइट्रोजन भी बताओ। हाइब्रिड स्टेट चेक करो, इजी गोइंग है। कार्बन तो बेटा तीनों sp2 हाइब्रिड है, और खास बात नाइट्रोजन भी तो sp2 हाइब्रिड ही आएगा बेटा। 2 बॉन्डेड एटम, यहां सिंगल डबल बॉन्ड नहीं चेक करना, बॉन्डेड एटम देखने कितने बॉन्डेड एटम है और लोन पेयर देखनी है। तो नाइट्रोजन के साथ जुड़े 2 एटम और 1 लोन पेयर मतलब 3 मतलब sp2। ऐसे सॉल्व करना है। स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग ऐसे आपको देखनी होगी बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जानते हैं ना, बेस्ड ऑन दैट आप लोन पेयर है या नहीं पहचान सकते हैं। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यदि उसने 3 बॉन्ड बनाए तो ऑब्वियसली एक लोन पेयर बचेगी। फॉर्मूला में ये दिखाई नहीं जाती है, मैंने शो की है, पर आप खुद से निकाल सकते हैं, पहचान सकते हैं। ऑल राइट, यस। अब बेटा टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं थोड़ा सा। इट इज अबाउट बॉन्ड पैरामीटर्स। तो हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स
ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स। बेटा जो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हम पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एक प्रॉपर्टी जिसको बोला जाता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर टर्म कोई स्पेशल टर्म नहीं है, बहुत सिंपल है। दो एटम्स के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड को ही बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं बेटा। आई रिपीट एंड डिफाइन द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, the number of covalent bonds present between the two atoms, present between the two atoms, इसे बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। हमें केयरफुल रहना होगा। बॉन्ड ऑर्डर जैसे अभी तक आपने पढ़ा है, दो एटम्स के बीच सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। टॉपिक जब आगे जाएगा तो आप फ्रैक्शन में भी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पहचान पाएंगे। आगे आएगा टॉपिक में कि वी कैन हैव फ्रैक्शन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑल्सो। सो फ्रॉम 0 to 3 वी कैन हैव एनी वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। पर अभी के लिए जितना हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड तो हम जानते हैं, उसी को बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 कहेंगे। सो इफ आई टेक एग्जाम्पल, देखना बेटा, इसी को ले लेते हैं। देखो तो यहां पर यदि इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये फर्स्ट और सेकंड कार्बन, यदि मैं कहूं कि ये दो कार्बन है सपोज, इनके बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना, तो आंसर है 2। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो आंसर है 1। ठीक है, वो दो एटम के बीच स्पेसिफाई होता है, टोटल नहीं बता देना है हमें, उन दो पर्टिकुलर एटम के बीच बताया जाएगा। जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल में कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर 1 है, सेकेंड वाले में कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर 2 है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्डर पहले वाले में 1 है, दूसरे में भी 1 ही है। सिंगल बॉन्ड बनेगा ना बेटा हाइड्रोजन का। तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर फर्स्ट वाले में 1 है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर यहां 2 है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्डर चाहे फर्स्ट एग्जांपल हो या सेकंड हो, सभी दूर 1 ही रहेगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 कहलाएगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ हमने बॉन्ड ऑर्डर टर्म को सीखा है। दो एटम्स के बीच बॉन्ड्स के नंबर को ही बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। दिस इज नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है इसमें। आइए एक सेकंड प्रॉपर्टी पर आगे बढ़ जाएं। ये एक्चुअली हम अभी यूज करने वाले हैं, फैक्टर बनेगा ये। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल वगैरह जब हम देखेंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी वगैरह, तो इसका सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आइए सेकंड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। हेडिंग दीजिए बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ डिफाइन करते हैं। बॉन्ड लेंथ देखिए क्या होती है। द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, the internuclear distance between two covalent bonded atoms is known as bond length. दो आपस में बॉन्ड बनाए हुए एटम्स के न्यूक्लियस का डिस्टेंस कितना है, दोनों न्यूक्लियाई कितनी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, उसी को बॉन्ड लेंथ बोला जाता है बेटा। अब हमें इस प्रॉपर्टी में यह जानना है कि ये कौन से फैक्टर से गवर्न होती है। अभी हमने बॉन्ड ऑर्डर और सेकेंड चीज बॉन्ड लेंथ पढ़ी, और अभी हम सेकेंड वाले में एक बात और जोड़ते हैं कि फैक्टर्स जिनसे बॉन्ड लेंथ डिसाइड होगी। फैक्टर्स, फैक्टर मैं लिखूंगा, उसका इंफ्लुएंस आप तय करें। सोच के बताना बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड लेंथ से क्या रिलेशन होगा। बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड लेंथ से क्या रिलेशन। पहला फैक्टर मैं लिखता हूं बॉन्ड ऑर्डर। जो बॉन्ड लेंथ तय करता है उसमें पहला फैक्टर है बॉन्ड ऑर्डर।
लेट मी नो। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने पर बॉन्ड लेंथ कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा, क्योंकि बेटा ज्यादा बॉन्ड बन रहे हैं दो एटम्स के बीच, मतलब वो ज्यादा एक दूसरे के क्लोज हैं, ऑर्बिटल्स ज्यादा ओवरलैप कर रहे हैं, न्यूक्लियाई का डिस्टेंस उनके बीच छोटा है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। इसका मतलब मोर बॉन्ड ऑर्डर लेस बॉन्ड लेंथ, मोर बॉन्ड ऑर्डर लेस बॉन्ड लेंथ, ये एक रिलेशन हो गया। सेकेंड फैक्टर। अच्छा, हम एक काम करते हैं, इनके एप्लीकेशन भी लिखते जाएंगे, है ना, एक एक एग्जाम्पल तो लिखे कम से कम, जिनसे ये चीज समझ में आएगी, याद रहेगी। एग्जाम्पल बेटा, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ यदि हम कंपेयर करेंगे इन C2H6, C2H4 एंड C2H2, हम कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेक करेंगे। तो इथेन में सिंगल बॉन्ड होता है, कम बॉन्ड ऑर्डर, ज्यादा बॉन्ड लेंथ। इथीन में डबल बॉन्ड होता है और इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो दिस विल बी द ऑर्डर। आई होप यू कुड रिलेट इट, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। सेकेंड फैक्टर पे आते हैं। फिर से फैक्टर का मैं हेडिंग देता हूं, आप तय करिएगा कि इसमें क्या इंफ्लुएंस होना चाहिए। बेटा, सेकेंड फैक्टर हम ले रहे हैं एटॉमिक साइज। मान लीजिए कि बॉन्ड ऑर्डर तो वही है, पर एटम के साइज अलग अलग हैं। जरा रिलेट करना, बड़े एटॉमिक साइज पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी, यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मेंशन करते हैं, स्मॉलर एटॉमिक साइज शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, ऐसा लिख लेते हैं। स्मॉलर एटॉमिक साइज शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। मैं फिर से लिख रहा हूं ये ऊपर वाला एग्जांपल, नथिंग टू वरी। एप्लीकेशन था अपना कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन C2H6 हमने बताया मैक्सिमम है, C2H4 में उससे कम है और C2H2 में सबसे कम है। बेटा, ये सेकेंड वाले का फैक्टर जो हमने बताया, सेकेंड फैक्टर, इसको HX बॉन्ड लेंथ से हम रिलेट करें और X अलग अलग हैलोजन लेते हैं। तो आइए चेक करें HX बॉन्ड लेंथ। HI के केस में, HBr के केस में, HCl के केस में और HF के केस में, सभी में बेटा बॉन्ड तो सिंगल ही है। द बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड बट द लेंथ विल बी डिफरेंट, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है और फ्लोरीन का साइज छोटा है। तो न्यूक्लियाई को सेपरेट करने वाली जो डिस्टेंस है वो HI में ज्यादा आएगी और HF में कम होगी। सो इट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तीन फैक्टर है बेटा, तीसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट। तीसरा फैक्टर है परसेंटेज एस कैरेक्टर। आइए इसे यूज करें और देखें। परसेंटेज एस कैरेक्टर, बेटा एस ऑर्बिटल छोटा है कंपेयर टू पी, तो मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अब एस ने अपना कंट्रीब्यूशन ज्यादा दिया, जैसे एसपी में एस 50% होगा, sp3 में s 25% है, sp3d में s परसेंट आता है 20%। तो s परसेंट ज्यादा जब कंट्रीब्यूट होगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल छोटा होगा। छोटे ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग होने के बाद एटम्स ज्यादा एक दूसरे के क्लोज होंगे, यानी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी। तो फाइनली अपना रिजल्ट है मोर s परसेंट रिजल्ट्स इनटू लेस बॉन्ड लेंथ, less bond length,
अप्लाई करते हैं। आइए, आई टेक द एग्जाम्पल। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, जरा ध्यान देना बेटा। इस बार मैं CH बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहा हूं, हाँ ध्यान देना। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ यदि देखें तो अब हमारे पिछले दो फैक्टर काम नहीं कर रहे। केयरफुली सुनो, पिछले दो फैक्टर काम नहीं कर रहे क्योंकि पिछले दो फैक्टर में हमने सिंगल बॉन्ड, मतलब CH बॉन्ड तो सिंगल है ना, तो पहला फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। अब दोनों एटम भी तो सेम है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो इवन सेकंड फैक्टर इज नॉट अप्लाइड। बट यदि मैं C2H6 के कार्बन को देखूं तो बेटा C2H6 वाले कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3 है, C2H4 में sp2 है और C2H2 में sp है। तो यहां जब ओवरलैपिंग हुआ ना बेटा, तो ओवरलैपिंग में कौन कौन इन्वॉल्व था? हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग में, लेट अस मेंशन दिस, यहां ओवरलैपिंग में sps ओवरलैप था। यहां ओवरलैपिंग में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में sp2s ओवरलैप था। और यहां कौन ओवरलैप कर रहे थे? कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप किए थे। तो s% के हिसाब से आप बॉन्ड लेंथ तय कर सकते हैं, ये सेम नहीं आएगी इनमें। दैट इज इंपॉर्टेंट। नोट कर लीजिए, s ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होने पर sp3 में 25% s है, sp2 में 33% के करीब है और sp में 50% है। तो s ऑर्बिटल छोटा है, p ऑर्बिटल बड़ा होता है, तो ज्यादा कंट्रीब्यूट यदि s करता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज छोटा, तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है। मोर s% पर लेस बॉन्ड लेंथ, ये इन्फ्लुएंस है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कुछ क्वेश्चन तो नहीं पूछना है यहां तक? कैन वी कंटिन्यू? बेटा ये बात बहुत पुरानी हो गई, मैंने डायरेक्ट नहीं बताया, हाइब्रिडाइजेशन चेक करना हमने सीख लिया है। नंदन, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये बात पहले ही हो चुकी कि कौन से कार्बन की क्या हाइब्रिड स्टेट है। बॉन्ड ऑर्डर इज सिंपली नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स होता है बेटा। दो एटम्स के बीच बॉन्ड्स के नंबर को ही बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। s% मॉलिक्यूल में नहीं देखा जाता। जो s% होता है काव्यांश, s% जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन से चेक करेंगे, एक पर्टिकुलर एटम का होता है, मॉलिक्यूल का नहीं होता। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ें? बेटा बॉन्ड लेंथ वाले पॉइंट को एक एग्जाम्पल पर अप्लाई कर रहा हूं मैं। ये एग्जाम्पल आपने पहले देखा है, सीखा है। आई एम राइटिंग द एग्जाम्पल। छोटा सा क्वेश्चन है बीच में अब आपके लिए, आप आंसर दीजिएगा। ये मॉलिक्यूल लॉन्ग बैक हमारे सामने आया था, आपकी कॉपी में नोटेड भी होगा। एंड जस्ट लेट मी नो, यहां पर मैं क्या करूंगा, जो कार्बन एटम्स के बीच के बॉन्ड्स हैं, आई एम मेंशनिंग देम एज ABCD, A, B, C और D। तो पहले और दूसरे कार्बन के बीच A बॉन्ड मैंने कहा, B बॉन्ड को मैंने कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच के बॉन्ड को कहा है, C थर्ड और फोर्थ के बीच का है, और लास्ट वाला
फोर्थ और फिफ्थ कार्बन के बीच है। मेरा बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहां पर यदि हम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, तो मुझे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दीजिए। बेटा इसमें मुझे लगता है कि एक बात पक्की है कि सबसे शॉर्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द फोर कहां आएगी, ये तो समझ में आ रहा है आपको। डी में सबसे कम आएगी, ठीक है ना, डी में सबसे कम आएगी। ए में उससे थोड़ी ज्यादा होगी, ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको। नाउ द पॉइंट इज बी और सी वाले ऑप्शंस इक्वल होंगे या कम ज्यादा होंगे। हमें ओवरलैपिंग का टाइप चेक कर लेना चाहिए था। बी बॉन्ड के बनने में sp2 एटम, हाइब्रिड एटम sp3 हाइब्रिड के साथ ओवरलैप करेगा। ऑर्बिटल एक का sp2 होगा तो दूसरे का sp3 होगा। सी बॉन्ड के बनने में एक का sp3 होगा तो दूसरे का sp हाइब्रिड होगा। बेटा तो कौन से बॉन्ड के बनने में s% ज्यादा यूज हो रहा है? राइट साइड वाला बॉन्ड बनने में s% ज्यादा यूज हो रहा है सी बॉन्ड में, एंड देयरफॉर सी बॉन्ड विल हैव अ शॉर्टर लेंथ एंड द करेक्ट आंसर विल बी बी greater than C, greater than A, greater than D. बेटा मैं बिल्कुल क्लियरली अभी एक्सप्लेन करके आगे ही बढ़ा हूं और डाउट्स आ जाते हैं आपके कि ये कैसे ज्यादा आ गया। अभी तो समझाया बेटा, फिर से लिख रहा हूं। सही आंसर B greater than C, greater than A, greater than D. बेटा यहां तो बॉन्ड ऑर्डर काम कर रहा है फैक्टर, इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, पर यहां बॉन्ड ऑर्डर 2 और यहां 3 है। अब 1 बॉन्ड ऑर्डर वाले केस में हमने लगाया परसेंटेज एस कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट। सो दिस इज अ रिपीटेशन। sp3 दोनों तरफ है, फॉरगेट अबाउट इट। इस बॉन्ड के बनने में sp2 है और उस बॉन्ड के बनने में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, तो ज्यादा s% इस वाले बॉन्ड में मिल रहा है, इसलिए इसकी लेंथ शॉर्ट है, बी वाले बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो नाउ वी कंटिन्यू विथ वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसे बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। सो गिव द हेडिंग बॉन्ड एनर्जी। थर्ड पॉइंट पे हम आगे बढ़ रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन करते हैं। The energy required to break covalent bond present between the two atoms बेटा कभी कभी बॉन्ड एनर्जी को इसके अपोजिट लैंग्वेज में भी डिफाइन किया जाता है। मतलब ये कि समटाइम्स दे मेंशन इट एज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स। बात एक ही है, दो एटम आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बॉन्ड एनर्जी बोलिए, या दो एटम्स के बीच जो बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है उसको ब्रेक करना है तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। बनने में जो रिलीज हुई उसे कहिए बॉन्ड एनर्जी, या जिसको ब्रेक करने में आपको देनी पड़ेगी सिस्टम को, उसे आप बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं।
सो द कॉन्सेप्ट इज ओवरऑल वेरी सिंपल। लेकिन अब इसमें हम फैक्टर लिखना चाहेंगे तो एक ही बात मैं लिख देता हूं, वो है कि जनरली शॉर्टर बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड मोर बॉन्ड एनर्जी, ये रिलेशन होता है। और आपको ध्यान देना चाहिए, मैंने यहां पर लिखा जनरली। कुछ केस में ऐसा नहीं भी होता है, बाकी हां मैक्सिमम केस में आप ये कॉन्सेप्ट को यूज करिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेंथ शॉर्ट तभी होगी बॉन्ड की जब एटम्स ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, और ज्यादा अट्रैक्टेड है तो बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये तो बड़ा ऑब्वियस सा पॉइंट है। पर अब हमारा फोकस है कि ये जनरली लिखा हुआ है, मतलब ये कहां नहीं लगेगा। तो एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, इस पर आप ध्यान दीजिए। द वेरी कॉमन एग्जांपल is about bond energy of molecular halogens. Bond energy of halogen molecules. अब बेटा हेलोजन मॉलिक्यूल्स में आपके पास दो फ्लोरीन एटम्स हैं, आपस में सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड। मेरा मतलब है सबके बॉन्ड ऑर्डर सेम है, पर एटॉमिक साइज फ्लोरीन का छोटा है, आयोडीन का लार्जेस्ट है। तो अब बॉन्ड लेंथ यदि कंपेयर होती तो F2 से लगाकर I2 तक इंक्रीज होगी। पर यदि हमें बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करनी है तो हेलोजन मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देखिए जरा ध्यान से। मैं पहले ऑर्डर जो सही ऑर्डर है वो लिख रहा हूं, फिर हम इसकी रीजनिंग करेंगे। बेटा इस ऑर्डर में देखो जरा किसके वजह से यहां पर प्रॉब्लम आई, किसने गड़बड़ कर दिया इस ऑर्डर को। विच ऑफ द हेलोजेंस इज देयर जिसने रेगुलर ऑर्डर को डिस्टर्ब किया हुआ है? यस, फ्लोरीन। आई मार्क दिस, आप भी इसको मार्क करके रखना। इसकी पोजीशन बॉन्ड लेंथ के हिसाब से सही नहीं है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल्स में फ्लोरीन इज नॉट एट द एप्रोप्रिएट पोजीशन। जो एक्सपेक्टेड था, सही तो यही है, पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लेंथ सबसे छोटी तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फ्लोरीन का आना चाहिए। यहां एक फैक्टर लगता है, प्लीज ध्यान देना। दो फ्लोरीन एटम्स जब आपस में बॉन्डेड हैं, अनडाउटेडली लेंथ बहुत शॉर्ट है बॉन्ड्स के बीच की, लेकिन इन दोनों फ्लोरीन का जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, मतलब लोन पेयर कह लो, ये एटम्स के बहुत ज्यादा क्लोज होने की वजह से, लेंथ बहुत शॉर्ट होने की वजह से आपस में रिपेल करते हैं। और इस फैक्टर को मैं लिखता हूं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। I should write more inter-electronic repulsion of unshared electron pairs of fluorine atoms. मॉलिक्यूल में फ्लोरीन के एटम्स के पास जो अनशेयर्ड पेयर्स हैं, उनका ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इस बॉन्ड को वीक बना देता है। यदि हम फ्लोरीन को कंपैरिजन से हटा दें तो अपना यह कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। क्वेश्चन पूछने वाला बड़ा स्मार्ट होता है बेटा, ध्यान रखना। वो या तो आपसे पूछ लेता है सीधे सीधे कि हेलोजन मॉलिक्यूल्स में हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी। सही आंसर क्लोरीन आ रहा है। कभी कभी ये पूछते हैं कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कौन से हेलोजन के सबसे ज्यादा क्लोज होगी। तो एक्चुअली फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी इतनी कम हो जाती है दोनों हेलोजन से कि आयोडीन से बस थोड़ी सी ही ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा क्लोज वैल्यूज फ्लोरीन और आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी की है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन,
ऑर्डर पूछते हैं। 3 क्वेश्चन बोल दिए मैंने। पहला मैंने कहा था सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी पूछ लेते हैं कभी वो। दूसरा कभी वो पूछते हैं कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कौन से अदर हैलोजन के सबसे ज्यादा क्लोज आएगी। और तीसरा क्वेश्चन ऑर्डर का बन जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बड़े कॉमन है, वी हैव टू बी केयरफुल। और ऑर्डर वाले क्वेश्चंस तो बहुत बनेंगे, ठीक है ना। ऑर्डर वाले क्वेश्चन, केमिस्ट्री की स्पेशलिटी की यहां पर ऑर्डर वाले बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। और रटने का काम नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर दे पाएंगे, क्योंकि कितने ऑर्डर याद कर लोगे। कई सारी चीजों के ऑर्डर्स हैं। यहां यदि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता तो F2 टू I2 बढ़ती, वो रेगुलर बढ़ती, पर बॉन्ड एनर्जी में एक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया फ्लोरीन के कारण। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड। ओके, अब बेटा अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया बॉन्ड पैरामीटर्स में बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और तीसरा बॉन्ड एनर्जी। अब मैं एक फोर्थ प्रॉपर्टी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। फोर्थ बॉन्ड पैरामीटर है बॉन्ड एंगल। फोर्थ बॉन्ड पैरामीटर है बॉन्ड एंगल। एक बात और है, ये जो बॉन्ड लेंथ वाला पॉइंट था ना बेटा, बॉन्ड लेंथ वाला, इसमें यदि किसी को यह लग रहा है कि ये 3 फैक्टर है, कब क्या लगाना है, तो घबराए नहीं, या नोट करके रख लें यहां पर कि ये इसी डिक्रीजिंग प्रायोरिटी में आपको यूज करना है। इनका जब आप यूज करें तो इसको इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में डिक्रीजिंग में रखिएगा। क्योंकि अभी बॉन्ड एंगल में भी ऐसी बात आएगी, इसलिए मुझे याद आया कि मैं बॉन्ड लेंथ में भी आपको नोट करवा दूं। तो बेटा देखिए, बॉन्ड एंगल मतलब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम आ गए हैं। डिफाइन करते हैं सबसे पहले। वैसे तो आप बॉन्ड एंगल टर्म काफी पहले से सुनते आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं। आइए डिफाइन करें। द एंगल with which two bonded atoms of a central atom are separated. Two bonded atoms of a central atom are separated is known as bond angle. एक सेंट्रल एटम से जुड़ने वाले 2 एटम कितने एंगल से आपस में सेपरेटेड हैं, इसे बॉन्ड एंगल कहा जाता है। तनिष्क आप बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट्स भी तो याद करना पड़ते हैं, तो बात बिल्कुल सही है बेटा। मुझे बताओ कि कौन से सब्जेक्ट में आपको फॉर्मूला या ऐसी चीजों को याद नहीं रखना पड़ता? क्या फिजिक्स में, क्या मैथ्स में, या किसी और केमिस्ट्री की ब्रांच में बिना कॉन्सेप्ट्स के हो जाता है क्या? कॉन्सेप्ट्स तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, कंडीशन समझनी होंगी, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है ये चेक करना पड़ेगा। तो आप यही समझिए कि ये जो कॉन्सेप्ट्स इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में बताए जाते हैं, यही हमारे लिए फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है। दीज आर लाइक फॉर्मूला। तो आप कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। यदि आप बर्डन ले लेंगे कि केमिस्ट्री, तो मैं ये मानता हूं कि केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, केमिस्ट्री सिलेबस वाइज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर डेप्थ उतनी नहीं जाना पड़ता आपको जितना कि बाकी 2 सब्जेक्ट्स में आपको जाना पड़ता है। पीसीएम की तैयारी और उसका कंपैरिजन में यहां पर बता रहा हूं आपको। ओके, चलिए बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। सो द एंगल विथ विच 2 बॉन्डेड एटम्स ऑफ अ सेंट्रल एटम आर सेपरेटेड, इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। बेटा आप ध्यान से देखना, यहां पर भी मैं फैक्टर्स मेंशन करूंगा, इंपॉर्टेंट है सब। फैक्टर्स दैट गवर्न द बॉन्ड एंगल। फैक्टर्स, बेटा पहला फैक्टर लेते हैं
हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इसका एप्लीकेशन सुनो। मोर एस परसेंट रिजल्ट्स इनटू मोर बॉन्ड एंगल। अब ये क्या लिखा है मैंने, आप एग्जांपल देखिए और समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी, कोई खास बात नहीं है बेटा। यदि मैं BeCl2, BF3 और CH4 इनके बॉन्ड एंगल कंपेयर करना चाहूं तो तीनों के सेंट्रल एटम का यहां हाइब्रिड स्टेट अलग है, sp, sp2, sp3। और इसी के चलते यदि हम इनमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करें तो 180, 120 एंड 109.5 डिग्री ये ऑर्डर आता है। सो सिंपल फैक्टर। कम टू द सेकेंड फैक्टर। द सेकेंड फैक्टर इज, ये आप अगेन प्रायोरिटी भी मैं बताऊंगा, सेकेंड फैक्टर आप तब यूज करें जब आपको हाइब्रिडाइजेशन सेम मिलता है। तो आप चेक करेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। तो फैक्टर है लोन पेयर्स, और इसका इफेक्ट है मोर लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। ध्यान रखना, ऑन सेंट्रल एटम देखना है हमें, बॉन्डेड एटम से कोई मतलब नहीं है। आप ऑलरेडी VSEPR कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो तो मुझे नहीं लगता कि यहां दिक्कत होगी, क्योंकि वहां हमने सीखा था कि दो लोन पेयर एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करती है कंपेयर टू एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और दो बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम कंसीडर किया था। बस उसी पॉइंट को रिलेट करते हुए हम सोच सकते हैं। यहां पर मैं आपको एग्जांपल बताता हूं तो ये बेटर हम कंपेयर कर पाएंगे। मीथेन, अमोनिया और वाटर को चेक करिए बेटा। जब हम इनमें हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तीनों में sp3 आएगा, लेकिन मीथेन में लोन पेयर नहीं है, अमोनिया में एक लोन पेयर है और वाटर में दो लोन पेयर आती है ऑक्सीजन पर। द रिजल्ट इज, जहां पर लोन पेयर बढ़ रही है वहां एंगल कम हो जाता है। मीथेन में 109 डिग्री 28 मिनट एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, उतना ही बॉन्ड एंगल। अमोनिया में ये वैल्यू 107 डिग्री होती है और वाटर में ये 104.5 डिग्री होती है। लिखने की जरूरत नहीं है, बस बता रहा हूं कि कैसे लोन पेयर बढ़ने से एंगल घटता है। हमें कंपैरिजन आना चाहिए, डेटा से मतलब नहीं है, कंपैरिजन आना चाहिए। तीसरा फैक्टर एक और, जो थर्ड फैक्टर है अपना जो हम यूज करेंगे, दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगेन मैं पहले ही आपको बता दूं कि यहां पर आपको इसी तरफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी रखनी है। तो यदि आपका रिजल्ट अभी तक भी नहीं आया पिछले दो फैक्टर को यूज करके, तो आप तीसरा फैक्टर यूज करिए कि दोनों एटम्स जो आपस में बॉन्डेड है या मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा किसकी कम है। मैं इसका एग्जांपल लेकर आपको एक एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी मैं इसका फाइनल रिजल्ट पहले लिख रहा हूं। रिजल्ट फाइनली यह है कि मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम यदि हमारे पास आए, बेटा ये बॉन्ड एंगल को बढ़ाता है, ये फैक्टर बॉन्ड एंगल को इंक्रीज करता है। मैं इस बात को समझाने के लिए जो एग्जांपल लूंगा बेटा उसको ध्यान से देख लो। मैं NBr3, NCl3 और NF3 ये तीन अलग अलग एग्जांपल्स के बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल जो इनके लिए हम अपने कैलकुलेशन से आंसर निकाल सकते हैं, sp3 वन लोन पेयर, sp3 वन लोन पेयर, sp3 वन लोन पेयर, ये रिजल्ट्स इनके सेम है। तीनों ट्राइगोनल पिरामिडल भी है बेटा। सो ऑल द थ्री आर ट्राइगोनल पिरामिडल इन शेप। सो वेयर लाइज द डिफरेंस, चेक करना।
नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं, यहां पर मैं आपको समझाता हूं, जरा बहुत केयरफुली देखिए इस कॉन्सेप्ट को। बेटा NBr3 में नाइट्रोजन के साथ 3 ब्रोमीन बॉन्डेड है और नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है। शेप सबका पिरामिडली है। मैंने ब्रोमीन की भी इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर शो कर दी। ऐसा ही मैं सेकेंड मॉलिक्यूल NCl3 भी ड्रॉ करके रखता हूं, फिर हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे। क्लोरीन की भी मैंने लोन पेयर शो करनी है। और एक और एग्जांपल है अपनी लिस्ट में NF3, उसको भी ड्रॉ करके रखते हैं। और इस NF3 मॉलिक्यूल में फ्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स में रखता हूं, आप इन्हें ध्यान से देखें। ड्राइंग अगेन, जस्ट अ मिनट। बेटा कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हैलोजेंस में? फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे भी कम ब्रोमीन। और अब एक कुछ खास बात है, ध्यान देना। बॉन्ड पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट अभी आने वाला है, अगले लेक्चर में हम डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे, तो प्लीज केयरफुली सुनना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको अब यह ध्यान रखना है कि जो दो इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, यदि उनमें बहुत कम अंतर हो, जैसे NOCl में वेरी लेस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इसके चलते क्या होता है कि शेयर्ड पेयर, जो दो एटम्स के बीच शेयर हो रही पेयर है, वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लाई पर होती है। लेकिन ऐसा बाकी दो मॉलिक्यूल में नहीं होता। तो मैं यहां पर एक एरो से इंडिकेट करता हूं कि NF3 में ये फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं सारे शेयर्ड पेयर, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और NBr3 में उल्टा होता है, ये शेयर्ड पेयर ब्रोमीन से अवे और नाइट्रोजन के टूवर्ड्स चले जाते हैं। यहां बीच में रहेंगे, यहां सेंटर से दूर होंगे क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सेंटर की तरफ जाएंगे। अब अपना एक बार फैक्टर रीड कर लें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमने तय किया कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर शिफ्ट होगा मॉलिक्यूल में, और हमने देखना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम पर ज्यादा कहां है। जिस केस में सेंट्रल एटम पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, वहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो बताइए जरा, क्या फाइनल आंसर? सेंटर की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां है? इस केस में है ना बेटा। तो अपना सही आंसर हो गया NBr3 ग्रेटर देन NCl3 ग्रेटर देन NF3। एक छोटी सी बात और सुनिए, इसी के बारे में एक छोटी सी बात और सुनिए। एक और फैक्टर मैं बता रहा हूं जो इसको कॉम्प्लीमेंट ही करेगा। यदि आपके मॉलिक्यूल में फ्लोरीन के अलावा कोई हैलोजन है अदर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन बहुत छोटा है, पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फ्लोरीन की तुलना में काफी बड़े होते हैं, तो यदि मॉलिक्यूल में ये टर्मिनल पोजीशन पे आएंगे हैलोजन, तो इनका एक और फैक्टर एड ऑन हो जाता है यहां पर कि इनका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करता है। इनका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी एक दूसरे को रिपेल करता है, परंतु यह फैक्टर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है अपने पहले फैक्टर को। कौन सा फैक्टर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला। यहां सेंटर की तरफ भी जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्डेड एटम है उनका साइज भी बड़ा है, तो ये एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करते हैं, तो ये एंगल इंक्रीज हो जाता है। तो ये फैक्टर कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। हम केवल एक क्राइटेरिया बनाकर रखेंगे, और वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम। इसी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी बात आ गई, एंड एवरीथिंग हैज बीन इंक्लूडेड। अब बेटा जब ये तीन फैक्टर आप लगाएं, तो प्रायोरिटी इसी ऑर्डर में डिक्रीजिंग रखिएगा, और अलग से एक पॉइंट मेंशन करके रखिए। यह पॉइंट है अबाउट sp3d 3 lone pairs
results into linear shape. We should not forget this point. हमारी टेबल में हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन जब sp3d होकर 3 लोन पेयर होती है तो शेप लीनियर होता है, और लीनियर का मतलब होता है 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल। मेरा मतलब है कि कोई भी फैक्टर लगाते वक्त यदि ये वाली कंडीशन आ जाए तो लीनियर ज्योमेट्री का मतलब 180 डिग्री बॉन्ड एंगल वाला केस लेना पड़ेगा। बाकी में तो सब फैक्टर्स ये काम कर जाएंगे, बट इस कंडीशन के लिए हमें केयरफुली डील करना पड़ेगा किसी भी एग्जांपल को। चेक कर ले बेटा सारे फैक्टर, सब कुछ जो नोटेड है बॉन्ड एंगल को लेकर। थैंक यू बेटा आर्यन। Okay, so I hope we have covered up 4 properties related to covalent bonds. आज हमने क्या क्या कवर अप किया ये एक बार देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगला लेक्चर डायपोल मोमेंट और पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा, सो बी रेडी फॉर दैट। और उसके बाद में फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये टॉपिक्स आएंगे। पर वीक में हमें 2 ही लेक्चर मिल रहे हैं, तो जो अगला लेक्चर है उसमें हम पूरा डायपोल मोमेंट के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे, और साथ में इन्हीं बॉन्ड पैरामीटर्स को समझने के लिए ड्रैगोज रूल एंड बेंट्स रूल करके 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ड्रैगोज रूल और बेंट्स रूल का क्या कॉन्सेप्ट है, ये प्लस डायपोल मोमेंट, ये चीजें अपना अगला लेक्चर का टारगेट है। अगले लेक्चर के बाद यू विल गेट अ होमवर्क जस्ट लाइक दिस वीक, और वही थोड़ा बड़ा होमवर्क होगा, और अगले वीक में फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे। तो जो थ्योरी 2 लेक्चर में हो जाएगी उतना होमवर्क आ जाएगा हमारे पास में उसके रेलेवेंट, प्लस आप अपने बिगनर्स बॉक्सेस जरूर कंटिन्यूड रखिएगा, राइट। अभी एक्सरसाइजेस स्टार्ट नहीं करनी है, बिगनर्स बॉक्सेस आप पैरेलल सब टॉपिक्स के साथ में करते जाएं। आज क्या क्या हुआ हमारे लेक्चर के साथ एक बार मैं स्टार्टिंग से आपसे शेयर कर लेता हूं। सबसे पहले होमवर्क वाले क्वेश्चंस, ये डिस्कशन में कुछ एग्जांपल आए थे, ये मैंने आपको समझाए थे। एक प्लेन में मैक्सिमम एटम्स कितने होंगे ये हमने देख लिया। इसके बाद हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स निकालने का एक और तरीका मैंने आपको बता दिया। इसको आपको केवल वहीं यूज करना है जहां एक से ज्यादा एटम सेंट्रल एटम है, सबकी अलग अलग हाइब्रिड स्टेट आपको पहचाननी है बेटा। फिर हमने बॉन्ड पैरामीटर्स आज स्टार्ट किए, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी में हैलोजन वाला एग्जांपल, और बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बहुत कंपैरिजंस आते हैं। ये एक्सप्लेनेशन की कैसे तीसरा वाला फैक्टर हमने यूज किया, ये तीसरा फैक्टर जो बॉन्ड एंगल को गवर्न करता है। सो आई होप दिस इज ओके। अगले लेक्चर का टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।